मैम आज टेस्ट डिश करना होगा। Wait for 2 minutes. गौरव आया है क्या? गौरव अच्छा, मैसेज आ गया उसका, रिकॉर्डिंग देख लेगा। टेस्ट सही हो गया तुम लोगों का? कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया था? कितने नंबर ले आए? 40 सही है। 10 सवाल सही कर दिए मतलब। बाकी सिमरन के भी 40 आए। क्यों भाई 50-55 क्यों नहीं लाए? ये तो टेस्ट इजी होगा। मैंने देखा नहीं, वैसे भी देखते हैं। स्क्रीन दिख गई? यस मैम। बताओ फिर। पहला सवाल, कितने रुपए का?
इसका लेवल है पहले का हार्ड, फर्स्ट वन इज हार्ड लेवल। क्या कर दिया था तुम लोगों ने? मैम स्किप। नहीं किए। स्किप मार दिया। यस मैम। यस हाँ, इसका टैगिंग भी हार्ड में है। हार्ड क्वेश्चन ज्यादा है भाई इसमें तो। मैम सेम क्वेश्चन आपने क्लास में करवाया था पर नहीं हुआ ये फिर भी। मैम लास्ट में आंसर नहीं आ रहा था। मतलब तुमने ट्राई करने की कोशिश करी बट आंसर में गड़बड़ हो गई। यस मैम। चलो करके देखते हैं। एक स्टार के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? इतने सारे न्यूट्रॉन्स है। ड्यूट्रम ड्यूट्रम से ये प्रोड्यूस कर रही है, ये वाली रिएक्शन ट्रीटियम बना रहा है। और एंड अच्छा, दो प्रोसेस हैं। फिर है हमारे पास इससे मिलके हीलियम बन रहा है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी वाया द प्रोसेस इफ द एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द स्टार इज दिस। मतलब हर एक सेकंड में कितना जूल एनर्जी खर्च हो रहा है? एक सेकंड में कितनी जूल एनर्जी? 10⁻16 जूल्स ऑफ एनर्जी एक्सपेंड हो रही है। द ड्यूट्रॉन सप्लाई ऑफ द स्टार इज एग्जॉस्टेड इन ए टाइम ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ड्यूट्रॉन कितने सेकंड में, मतलब खत्म कितने, मतलब ये सारी की सारी एनर्जी को तुम्हें कंज्यूम करना होगा, है ना? तो वो कितने समय तक वो चलेगी तुम्हें ये बताना है। मासेस दिए हुए हैं और ये दिए, तो इसका मतलब देखो बेटा, तुम्हें दोनों प्रोसेस से पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी कि दोनों प्रोसेस से एनर्जी निकल कितनी रही है ना? तो दोनों प्रोसेस से एनर्जी कितनी निकल रही है? इट प्रोड्यूसेस एनर्जी वाया द प्रोसेस दिस। ठीक है, ये बना प्लस बी एंड फिर ये 1H3 और 1H2 मिलके हीलियम बना देंगे। तो तुम्हें H2 की वैल्यू दी हुई है, He4 की वैल्यू दी हुई है, He4 He2। प्रोटॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है? हीलियम का मास, उसका मास नहीं दे रखा 1H3 का, H2 का भी नहीं, H2 का दे रखा है। पहले फर्स्ट रिएक्शन से मैं H3 का निकालना नहीं होगा। वन एच थ्री का तो मास ही नहीं दे रखा। मैम अगर इसमें ऐसा करे कि H2 के मास पे न्यूट्रॉन को जोड़ दे। 1H2 1H2 1H3 प्रोटॉन, 1H2 प्लस 1H2 दिस न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 1H2 हीलियम बना देता है। ये H3 होना चाहिए क्या भाई? ये तो बैलेंस्ड ही नहीं है ना इक्वेशन, तुम खुद देखो। पहली बात तो ये एरर है इक्वेशन में। अच्छा एक सेकेंड, ये 3 2 5 4 न्यूट्रॉन के पास मास तो होता ही है, चार्ज ही तो 0 होता है। 1 और 1 2, बैलेंस्ड है इक्वेशन तो। एक सेकेंड देखो, मेरे पास ड्यूट्रॉन्स के एटम है, 10⁻40 ड्यूट्रॉन्स है। 1H2 1H2 यानी 2 क्या यूज हुए मेरे? 2 ड्यूट्रॉन्स यूज हो गए यहाँ पे। इस 2 ड्यूट्रॉन्स की वजह से देयर मस्ट बी सम रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कितना ड्यूट्रॉन है? 1 ड्यूट्रॉन। ठीक है, इस 1 ड्यूट्रॉन की वजह से क्या बन रहा होगा मेरे पास? हीलियम बना होगा और यहाँ पर भी कुछ एनर्जी का रिलीज हुआ होगा। बात समझ में आई? मेन इंग्रेडिएंट क्या है? मेन इंग्रेडिएंट है क्या? ड्यूट्रॉन। और ये ड्यूट्रॉन फाइनली किस में बन रहा है मेरा बेटा? हीलियम। बात सुनो, फाइनली किस में बन गया ये? हीलियम में। इस हीलियम को बनाने में मेरे पास कितने वो लगे हैं? इस हीलियम को बनाने में कितने ड्यूट्रॉन्स लगे हैं? 3 ड्यूट्रॉन्स। ये सुनो मेरी बात,
भाई हीलियम बना है तो कितने कितने न्यूट्रॉन्स लगे हैं? 3 न्यूट्रॉन्स। और क्या क्या प्रोडक्ट रिलीज हुआ है हीलियम के साथ साथ? एक में प्रोटॉन रिलीज हुआ है और एक में न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है, हाँ या ना? ठीक है, यही तो हो रहा है। तो क्या ये इन दोनों रिएक्शन का फाइनल इक्वेशन ये बन सकती है? इन दोनों इक्वेशन की फाइनल रिएक्शन ये बन सकती है? CH12 हीलियम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है। कंपेरेबल भी है, देखो क्या मेरे पास रिएक्शंस बैलेंस्ड हो रही हैं? जरा देखो, ये कितना है? 3, 2 + 3, चार्ज बैलेंस। मास देखो 6, 4, 5, 6, मास भी बैलेंस, मास नंबर बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो गया। अरे हाँ या ना? इन दोनों रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट तो यही बनेगा। ये 1H3 जो बना वो यहाँ कंज्यूम हो गया ना, मेरी बात सुनी? ये जो 1H3 पहली इक्वेशन का प्रोडक्ट बना, वो सेकंड इक्वेशन में क्या हो गया? यूज हो गया। वो तो बन रहा है और यूज हो रहा है। फाइनल क्या मिल रहा है? फाइनली 3 न्यूट्रॉन देने के बाद मुझे मिल क्या रहा है? हीलियम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आई? ट्रीटियम बना और यूज हो गया, वो बाय प्रोडक्ट था, ऐसे समझ लो। उस बाय प्रोडक्ट का यूज हो गया, फाइनल प्रोडक्ट शुड बी हीलियम। यहां से मैं क्या निकालूंगी? क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे? डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस क्यू की वैल्यू जो आएगी, हम कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, सबको आता है कैलकुलेशन करना। भाई इस हीलियम के मास, हाइड्रोजन के मास में से क्या घटा दोगे? हीलियम का मास, बोलो। प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का मास माइनस कर दोगे, करेक्ट? ऐसे 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का 1H2 कितना दिया हुआ है? 2.014, 3 2 6 है ना, 6 टाइम्स, बोलो। अच्छा पूरा H2 का दिया हुआ है, नॉट न्यूक्लियॉन्स। H2 का है तो 3 से करेंगे, ठीक है। माइनस हीलियम कितने बन रहे हैं? एक ही हीलियम बन रहा है, हीलियम कितना है? 4.001। एक ही प्रोटॉन बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लिख दो 1.00। ओके, दिस इज माइनस साइन, ऐसे 8 प्लस 1.00, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सेम ही दे दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही आ जाएगा। मास डेल्टा एम, बोलो। डेल्टा एम आ गया, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसे 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा। क्यू की वैल्यू देखो क्या निकल के आएगी, डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन समझना है। ये निकल के आएगी 3.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 जूल। इतना हो गया था तुम लोगों का। सो गई क्या क्लास में? ये क्यू की वैल्यू निकल के आई, मेरी बात सुन रहे हो? ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब ये एनर्जी रिलीज हो रही है जब मेरे 3 न्यूट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। 3 न्यूट्रॉन्स यूज हो रहे हैं तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मैं क्या 1 न्यूट्रॉन का एनर्जी निकाल सकती हूँ कि 1 न्यूट्रॉन से कितनी एनर्जी निकल रही होगी? कितनी? 1 न्यूट्रॉन से एनर्जी निकल रही है कितनी? 3 से डिवाइड कर दो भाई इसको। 3.87 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 जूल है। और 10 की पावर 40 से कितनी निकलेगी एनर्जी? बाय 10 टू द पावर 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेंगे? सॉरी, न्यूट्रॉन्स। इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मेरे बेटा? 10 की पावर माइनस 10 की पावर +40 से। तो ये 10 की पावर 40 से जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है इतनी आ गई। अब 1 सेकंड में मुझे कितनी चाहिए? 10 की पावर 16। अगर हर सेकंड में देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये जो टोटल टॉफीज आई है 50 टॉफीज निकल के आ गई, हर सेकंड में तुम्हारा भाई इसमें से 5 टॉफी ले लेता है खाने के लिए, तो ये 50 टॉफी कितने सेकंड चलेंगी? 5 सेकंड्स। बात समझ में आ रही है? ये जो एनर्जी है इसको समझ लो 50 टॉफी, और तुम्हारा भाई, छोटा भाई 5 टॉफी हर सेकंड में खा रहा है, तो वो कितने सेकंड में खा जाएगा भाई इनको? 5 सेकंड में खा जाएगा। तो इसी तरीके से जो तुम्हारा स्टार है वो अपनी पावर को हर सेकंड में 10 टू द पावर 16 जूल्स कंज्यूम कर रहा है। तो ये एनर्जी कितनी देर तक चलेगी? ये जो 40 वाले इलेक्ट्रॉन्स ने, न्यूट्रॉन्स ने निकाली है, डिवाइडेड बाय ये किससे डिवाइड कर दूं? पहले 3.38 को, यस है ना, तो पहले एक सेकंड कैलकुलेशन करने दो। 3.8 - 10 - 16 × 10 - 4 × 10 - 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10 × 4 × 10
7 डिवाइडेड बाई 3 1.29। हाँ मैम वो 50 टॉफी तो 10 सेकंड में खत्म होगी ना। ठीक है, हाँ 10 सेकंड में, करेक्ट करेक्ट, 10 सेकंड में। इसको किससे डिवाइड कर दूं, 10⁻16 से डिवाइड कर दूं ना, मतलब तूने 50 टॉफी को 5 से डिवाइड किया है तभी तो आया है। कितने सेकंड में खा लेगा वो, 10 सेकंड में खा जाएगा। तो ये ऐसे आया है ना 10 सेकंड। तो अब इसको भी तुम्हें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻16 से। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। मैम सी हम्म सी तो पहले 40 में से 12 घटा दो। 40 में से हम 12 घटाएंगे तो 28 आया। 28 में से 16 घटा दे हैं, 12 सेकंड आ रहा है क्या, और आंसर क्या है हमारा, हाँ 12 सेकंड ही है, करेक्ट। अब समझ में आया क्या क्या तुमने क्या गड़बड़ करी होगी, क्या गड़बड़ करी थी इसमें। रिएक्शंस देखो, जो फाइनल बनता है ना, जरूरी नहीं है कि वो, जैसे कि हम 3 न्यूट्रॉन्स हीलियम में लिख दिए, ये फाइनल ऐसे इक्वेशन बन रही हो सकता है ये जो फाइनली जो रिएक्शन आ रही है ना, ये कुछ स्टेप्स में बन के आ रही हो। तो उन स्टेप्स में देखो, तो जब अगर तुम ये स्टेप लिखने बैठोगे ना, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है 1H3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये इक्वेशन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था बट थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज 1 व्हेन इनपुट ऑफ एबीसी इज। देखो कैसे, अब ए और बी में क्या लग रहा है, कौन सा ऑपरेशन है ये, और ऑपरेशन। अगर और है तो ऐड करेगा, मतलब यहां से क्या मिलेगा, ए प्लस बी, बी ए प्लस बी। ये यहां से क्या आ रहा है, सी। तो यानी ये अब एंड ऑपरेशन है, तो क्या मिलेगा आउटपुट, ए प्लस बी डॉट सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर सी क्या हुआ, मल्टीप्लाई में है ना, अगर सी 0 हुआ तो आउटपुट तो 0 ही मिलना है मेरी बात। और इसने क्या बोला है, आउटपुट 1 होना चाहिए। आउटपुट 1 होने के लिए सी को तो क्या होना पड़ेगा, 1। हाँ 1 क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो सी शुड बी 1। अब मुझे बताओ इसमें से C1 किस में है, ओनली एक ही में, ए में। हाँ। तो इस तरीके से तुम अपना समय बचा सकते हो। एक बार पहले इसका ऑप्शन देख लो क्या है, आई थिंक ए ही है ना, 10। ठीक है। यस मैम। हाँ तो ऐसे समय बचाना है, हर बार 0 0 रख के नहीं करना। फिर आता है जीनर डायोड का क्वेश्चन। ये तुम नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुमने जीनर नहीं पढ़ी, करेक्ट। बट अगर पढ़ते तो 1 सेकंड का सवाल था, और वैसे अभी भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो बस जीनर का इतना समझना, जीनर का काम क्या है, जहां जीनर वोल्टेज लगी है ना, वो वोल्टेज को स्टेबल करके रखेगी। वो अपने पास वोल्टेज ना बढ़ने देगी ना घटने देगी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें जीनर की वोल्टेज कितनी दे दी, 10 वोल्ट, और ये इतनी ही रहेगी, 10 की 10। सुनो अब मेरी बात, ये टोटल 60 वोल्ट है। पूछा क्या है, अच्छा करंट पूछे हैं। ये देखो 60 वोल्ट है बेटा, 10 वोल्ट जीनर के पास है, तो इस 4 किलो ओम के पास कितनी होगी। अगर तुमने नहीं भी पढ़ी होती तो तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ा है। 10 यहाँ है तो इसके पास 50 होगा ना, 50 वोल्ट है, 4 किलो यस ओम के पास 50 वोल्ट होगा। तो मैं यहाँ से ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर निकालूं तो वोल्टेज 50 वोल्ट आया, वोल्टेज 50 वोल्ट आया, और रेजिस्टेंस आया मेरा 4 किलो ओम। तो करंट निकालो यहाँ से कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना करंट आएगा, करना। 50 बचे 4000, 12.5 दे रखा है, ठीक है, 12.5 मिली एम्पियर। ये करंट आ गया। इसका मतलब यही करंट सर्किट से बन के चला है, टोटल कितना, 12.5 मिली एम्पियर का टोटल सर्किट से करंट चला है। ए नोड पे आते ही करंट डिवाइड होगा, कुछ तो लोड रेजिस्टेंस के पास जाएगा, कुछ जीनर के पास जाएगा। अब जीनर और लोड, अब देखो लोड रेजिस्टेंस 2 किलो ओम का है, अब ये जीनर के साथ पैरेलल में है। जीनर के पास 10 वोल्ट है, तो इस लोड रेजिस्टेंस के पास भी कितना होगा, 10 वोल्ट, बिकॉज दोनों पैरेलल में है एंड पैरेलल में वोल्टेज शुड बी सेम। तो इस लोड रेजिस्टेंस के पास फिर से V इक्वल्स टू आई आर लगा दो। वोल्टेज इसके पास कितनी है, 10 वोल्ट की, रेजिस्टेंस कितना है, 2 किलो ओम। करंट कितना आ जाएगा बेटा लोड के अक्रॉस, IL 5 मिली। 5 आ रहा है।
ये 5 मिली एम्पियर आ गया, टोटल 12 था, 5 इधर चला गया, जीनर में कितना जाएगा 7.5, भाई 12 आ रहा था ना 12.5, तुम कह रहे हो ये मैम 5 यहाँ चला गया, तो भाई यहाँ जीनर में कितना जा रहा होगा इन दोनों का माइनस, विच इज 7.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब देख लो आई 12 7.5 5, ऑप्शन ए। मैम डाउट था हाँ पूछो। मैम, इसमें जो डायोड लगा हुआ है तो रिवर्स में है ना? हाँ, जीनर डायोड रिवर्स में ही काम करती है, जीनर डायोड का जो फंक्शन है वो रिवर्स बाइजिंग में ही काम करता है। तो मैम ये रिवर्स बाइज्ड और हेविली डॉप्ड होता है? हाँ, जीनर डायोड रिवर्स बाइजिंग होगा और हैवीली डोप्ड होता है। ठीक है, ये जीनर डायोड की खासियत है। मैम पीएन होता है ये? हाँ, पीएन जंक्शन ही होता है, बट पीएन डायोड होता है, बट पीएन डायोड में ये हमने क्या पढ़ा था, पीएन डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में वर्क करता है, लेकिन इसको हम हैवीली डोप्ड बनाते हैं और इसका काम होता है रिवर्स बाइजिंग में काम चलता है इसका। तो इसीलिए इसको रिवर्स पे किया हुआ है ना, रिवर्स में ही काम करेगा। और मैम अगर हम इसको रिवर्स करके लगा दे तो काम नहीं करेगा? नहीं, रिवर्स में मतलब रिवर्स में फिर ये हैवीली डोप्ड है ना, तो रिवर्स में काम करा के करोगे क्या, ऑलरेडी हैवीली डोप्ड है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले ही बहुत ज्यादा होंगे करंट फ्लो कराने के लिए, तो फॉरवर्ड में तो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा, है ना, तो ज्यादा देर तक तुम्हारा ये डायोड बचेगा नहीं, खराब हो जाएगा, हैवीली डोप्ड ऊपर से फॉरवर्ड वाइज, तो लाइफ शेल नहीं बचेगी उसकी, है ना, इसी वजह से। ठीक है मैम। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। यस मैम। यस मैम। क्या कह रहा है, ए हैवी न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 200, हैवी न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर दिया हुआ है, मतलब मास नंबर बोले तो ए दिया हुआ है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है दो छोटे छोटे डॉटर्स में 80 और 120 में। ठीक है, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस फॉर पेरेंट एटम इज दिस फॉर डॉटर, ये तो कर लिया होगा भाई, है ये तो Yes, आराम ma'am. से कर लिया होगा। ये 200 है, ये बन गया 80 प्लस 120 में, तो ये 200 तुम्हारे न्यूक्लियॉन्स ही तो है, तो 200 न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी निकाल लोगे, 100 कितनी है 6.5, तो ये 200 मल्टीप्लाई 6.5 कर लो, कितना बनेगा, तो क्लास का कराया हुआ सवाल है मोस्टली, ये जो ये ऊपर वाला था ना डायोड वाला, ये भी दूसरे बैच में हो गया, तो तुम्हारा नहीं हो पाया था, तो 200 मल्टीप्लाई 6.5, 80 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये कितना है 120 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो 56 12 8 16 960, इनको प्लस कर लो, 0 6 6 12, क्या लग रही है इसमें 9 14 9 10 11 12 13 14 15, 1520 में से क्या माइनस कर देंगे, वो आगे वाला 1300। 1300। हाँ, तो कितना बचेगा, क्या बचेगा 220। 220, 220 है ना। तो देखो अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता होगा कि किसमें से क्या माइनस करते हैं, तो भी दिक्कत हो जाती, क्योंकि दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। तुमने एक चीज नहीं देखी, मास के टर्म अगर सिर्फ मास में वैल्यू आ रही है, तो मास में क्या घटा रहे हैं, प्रोडक्ट में से। देखो अगर मेरा ये ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इफ मास के टर्म्स में वैल्यू दी है, मतलब जब हम एम निकाल रहे हैं तो एम के टर्म्स में क्या घटा रहे हो, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट, बट एनर्जी जब निकाल रहे हो तो उसमें से क्या घटाना पड़ रहा है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट। रीजन बता सकता है कोई, तुम्हें पता है रीजन, एनर्जी, एनर्जी चेंज हो रहा हाँ है। एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, तो एनर्जी किस टर्म ज्यादा है, मतलब एनर्जी हमने यहाँ पे एनर्जी का ऐड करते हैं ना हम लोग, एनर्जी ऐड हो गई क्योंकि मास का कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तो इसीलिए जब हम एनर्जी के टर्म्स में माइनस करेंगे, तो याद रखना जब एनर्जी के टर्म्स में माइनस करोगे तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटा रहे होंगे, और जब डेल्टा एम में से निकालोगे तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटा रहे होंगे। कई अगर वो साइन से खेलेगा तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे
अब तो ऐसे सीखे होंगे ना, तुमने अगर नहीं भी रटा, देखो तुमने रटा नहीं फिर भी तुम आंसर सही करके आए हो, है ना। तो यही चीज होती है समझने की। इसमें क्या करा है, फुल वेव रेक्टिफायर। अरे मेरे बच्चों ने तो फुल वेव रेक्टिफायर नहीं पढ़ा। मैम डाउट है इसमें। If input supply voltage is this, then at t equals to 15 मिलीसेकंड में क्या होगा। तो ये पूछ रहा है डायोड रिवर्स होगा कि फॉरवर्ड होगा। हाँ बताओ क्या डाउट है इसमें। मैम स्कूल में पढ़ा था ना मैंने ये, तो हम्म मैम इसमें दोनों जो डायोड डायोड लगे वो एक ही तरफ लगे हैं, पर जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें एक इस तरफ को होता है, एक दूसरी तरफ को होता है। तो मैम सी और डी में से तो हम कैसे चूज कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। अगर सपोज पॉजिटिव साइकिल भी आती है तो वो दोनों, हाँ अगर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे वो तो। यस मैम दोनों वही। तो फिर साथ तो कोई नहीं ना, फिर दोनों साथ में तो फुल वेव में तो यही होगा ना बेटा, फुल वेव तो तभी मिलेगी ना। तो अगर दोनों साथ में पॉजिटिव होंगे, अगर फिर दोनों साथ में नेगेटिव हो जाएंगे, फिर दोनों साथ में ऑपरेट कर रहे हैं मतलब। तो वो स्कूल में जो तुमने पढ़ा है वो अलग पर्पस के लिए है। यहाँ जो पढ़ा है इसमें देखो क्या पता दोनों साथ में फॉरवर्ड हो इतने सेकंड में, हो सकता है कि स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना के दिया हो, बट ऐसा हो तो नहीं सकता। हम्म अगर एक पॉजिटिव होगा तो ये भी फॉरवर्ड होगा, फिर ये भी फॉरवर्ड होगा। यस मैम यही डाउट आ रहा था। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट डायोड इवन द इनपुट सप्लाइड। अच्छा देख लेते हैं, रुको। यहाँ लगाया हुआ है इसके साथ, ठीक है, लोड कनेक्ट होके लोड रेजिस्टेंस, दिस इज पॉजिटिव साइकिल, तो ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव, ये ग्राउंडेड भी, तो ये ग्राउंडेड, ये यहाँ पर कनेक्ट है, ये ग्राउंडेड होगा फिर शायद। ग्राउंडेड भी नहीं है ना। T1 should be reverse। चलो इसको देखते हैं ना बाद में, इस क्वेश्चन को बाकी के एक बार देख लेते हैं, लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा देखने में, ठीक है। इतने आगे के कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सिक्स्थ वाला बताओ, सिक्स्थ वाला हो गया था। यस मैम। क्या कह रहा है, below the plot is of binding energy per nucleon and the mass number, consider 4 reactions। देखो F क्या है और D बीच का है, E is heavy nuclei, D प्लस E कर दिया इसने, D प्लस E एड, ये तो हो ही नहीं सकता, देखो D प्लस E तो हो ही नहीं सकता और F में बनेगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। F D E में टूट सकता है, पॉसिबल है। C किस में टूट रहा है, A प्लस B में, क्यों टूटेगा, वो तो खुद ही स्टेबल है। और A प्लस B C में बन रहा है, ये भाई ये फिर दो कैसे सही हो सकते हैं। मैम ऑप्शन नहीं है दोनों। ऑप्शन में। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो यानी हमारा फर्स्ट और फोर्थ ठीक है ना, फर्स्ट और Yes, फोर्थ ma'am. हमारा ठीक कर लिया होगा। Yes, ये ma'am. वाला भी देखो सबने, देखो F वाला टूट सकता है D और E में, बट ये D E F में क्यों जाएंगे, ऐड हो ही नहीं सकता, फिजन होता है ना हैवी में, तो फ्यूज हो ही नहीं सकते। तो ये कर लिया होगा ना सबने, गलत तो नहीं किया किसी ने, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लेना इस वाले क्वेश्चन में। मैम जिसकी कम एनर्जी होगी वो टूटेगा। नहीं टूटे, हैवी न्यूक्लियस टूटेगा ना, Yes, हैवी ma'am. न्यूक्लियस टूटेगा। तो
F हैवी है ना, यस मैम। F अपने आप, हाँ तो F देखो, F ज्यादा अनस्टेबल है, ये सोचो F एक अनस्टेबल है, तो वो अगर अनस्टेबल होना चाहता है तो वो दो ऐसे डॉटर न्यूक्लियस में टूटेगा जो स्टेबल होंगे, है ना। तो भाई F से ज्यादा स्टेबल तो D और E है, दिख रहा है ना एनर्जी से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, बट मास नंबर F का ज्यादा है। भाई मास नंबर तो F का ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू DE, यस मैम। मास नंबर F का ज्यादा है D और E से, बट बाइंडिंग एनर्जी F की बहुत कम है एज कम्पेयर टू D एंड E। तो F एक हैवी न्यूक्लियस है, बहुत मोटा, बहुत भारी, और तो वो किस में टूटेगा, दो स्टेबल न्यूक्लियस में। तो F के कंपैरिजन में D एंड E आर मोर स्टेबल, तो वो टूटेगा। सिखाया था फिजन होगा, तो फिजन होगा, फिजन हो गया। अब D और E दोनों कैसे एलिमेंट है, स्टिल हैवी न्यूक्लियाई है ना, स्टिल हैवी न्यूक्लियाई एक साथ कभी नहीं जुड़ सकती, ये वाला कभी भी फिजन नहीं बनाएगा, नेवर, नेवर पॉसिबल, नहीं हो सकता। जो छोटी न्यूक्लियस है वही फिजन कर सकती हैं। बात समझ में आ गई। इसीलिए सेकंड, थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है। फिर सेकंड क्या कह रहा है, सी किस में टूट रहा है, ए प्लस बी में। तो सी इतना स्टेबल एलिमेंट है तो वो क्यों होगा, स्टेबल एलिमेंट तो कभी भी ना फिजन होगा ना फ्यूजन होगा, करेक्ट। जैसे आयरन मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है तो उसका कुछ नहीं होता, वो स्टेबल है। स्टेबल एलिमेंट ना फ्यूज करते हैं ना फिजन करते हैं। बात समझ में आ गई, इसी यस। वजह से। हाँ, इसमें क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट D1 D2 आर द आइडियल for the following potential of A and B, the correct increasing order for resistance हो गया D1 समझ D2 गया। D1 D2 D3 are ideal for the following potential। अच्छा, पोटेंशियल दिया हुआ है हमें A और B का, है we have given A and B का पोटेंशियल, the correct increasing order of resistance between A and B will be। तो हमें रेजिस्टेंस के ऑर्डर्स बताने हैं कि किसका ज्यादा किसका कम होगा। तो देखो, अगर पहला कंडीशन दिया हुआ है A -10 वोल्ट पे है और बी है हमारा -5 वोल्ट पे, तो देखो फॉरवर्ड और रिवर्स देखना होगा, करेक्ट। हमें फॉरवर्ड यस और सर। रिवर्स, ए एंड बी के बीच में। तो -10 वोल्ट और -5 वोल्ट होगा, तो मतलब ये वाला मेरा बन गया N, ये वाला बन गया मेरा P, है ना। ये मोर नेगेटिव है तो ये N हो गया, ये -10, हाँ -10 मतलब वो ज्यादा नेगेटिव, ये N, ये -P, ठीक है। तो D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स, D2 फॉरवर्ड, और D3 रिवर्स, है ना। तो रिवर्स में ना ये स्ट्रक्चर रहेगा ना ये स्ट्रक्चर रहेगा, करेक्ट। तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, क्या, R/4, R+/4, R/4, R/2, और R/2 प्लस R, 3R/2। तो पहले में तो ये बन रहा है ना। सेकंड में देखो, सेकंड में ये -5 वोल्ट हो गया और ये -10 वोल्ट हो गया। अब क्या होगा, अगर ये -5 वोल्ट है, इफ दिस इज -5 वोल्ट और ये -10 वोल्ट, यानी अब ये मेरा मोर पॉजिटिव हो जाएगा P, और ये मेरा बन जाएगा N टर्मिनल। अब कौन फॉरवर्ड हो गया P से, ये D3 फॉरवर्ड, और बीच वाला बैकवर्ड है, बाकी दोनों फॉरवर्ड है। ऊपर वाला भी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस केस में ये रिवर्स है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा, है ना। तो ये R और R तो उसमें हो गए पैरेलल में R/2, तो ये R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा, R, ठीक है। सेकंड केस में R आ गया। थर्ड वाले में देखो, ये -4 वोल्ट है, ये -12 वोल्ट है। अगर बेटा ये -4 है तो ये अभी भी P है और ये अभी भी N है, तो इस केस में भी R ही रहेगा, थर्ड केस में भी, है ना। तो देख लो, सेकंड और थर्ड शुड बी सेम और फर्स्ट ज्यादा है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए, है ना। बताओ, ठीक है।
इस क्वेश्चन में किसको देखो, इस क्वेश्चन में आपको बेटा पी और एन जंक्शन का देखना था कि कब फॉरवर्ड होगा कब रिवर्स होगा। और जब फॉरवर्ड होगा तो वो कैसे बिहेव करता है डायोड, फॉरवर्ड में शॉर्ट सर्किटेड। और अगर रिवर्स बाइजिंग होगा तो हाई रेजिस्टेंस दे रहा है, हाई रेजिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट, यही तो बिहेव करता है। बात समझ में आई बेटा बाकी के बच्चों को? यस मैम। Yes, ma'am. हो गए हमारे? एनी अदर, मतलब देखो बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी बात कर रही हूँ, सब बताओ। शर्माना नहीं है, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है किसी को भी, बता दो। किसी को पूछना है इस क्वेश्चन को मोर डिटेल में? मैम उसमें जो रिवर्स ऑर्डर वाली वो कैंसिल क्यों हुई ये बार बता दो। हाँ देखो गौरव, मान लो ये P है और ये N है, ठीक है। अब P वाला है ना, अब तुम्हारे पीएन डायोड की खासियत है, क्या खासियत है पीएन डायोड की, कि ये फॉरवर्ड वाइजिंग में करंट फ्लो करता है। अगर मैं रिवर्स लगा देती हूं तो वो जो विड्थ था पोटेंशियल बैरियर वो क्या होता है रिवर्स बाइजिंग में और बड़ा होता चला जाता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है पीएन डायोड का। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अपने अंदर से करंट को जाने नहीं देगा। तो अगर ये किस पे रखते हो, रिवर्स पे, तो रिवर्स बाइजिंग में डायोड ऑफर व्हाट, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस देगा, हाई रेजिस्टेंस देगा मतलब करंट को क्या करेगा भाई, करंट क्यों जाएगा हाई रेजिस्टेंस पाथ से, करंट जाएगा, करंट नहीं जाता, फिर करंट को ब्लॉक कर देगा, ऐसे समझो। अब तो जिस ब्रांच से रिवर्स बाइज्ड डायोड लगा होगा वो ब्रांच को हटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कैपेसिटर होता था ना, स्टडी स्टेट में जिस ब्रांच से कैपेसिटर जुड़ा होता था उस ब्रांच को रिमूव करते थे, ऐसे ही डायोड में तो जिस ब्रांच से रिवर्स बाइज्ड डायोड जुड़ा होगा उस ब्रांच को उड़ाना पड़ेगा। जिस ब्रांच से रिवर्स बायस लगा होगा उस ब्रांच से डायोड उड़ा दो, बाकी सर्किट एज इट इज रख दो, ठीक है। डायोड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, अभी समझ आया? ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे गौरव बताएगा। गौरव, ये है -10 वोल्ट और ये है -15 वोल्ट, बताइए फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? रिवर्स है ये, कैसे रिवर्स है ये P है ना, P को किससे जुड़ना चाहिए, फॉरवर्ड के। मैम फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है। हाँ फॉरवर्ड है ना, देखो N का मतलब है ये वाला मोर नेगेटिव होना चाहिए, तो ये मोर नेगेटिव है ना, तो फिर भी अभी भी कैसा है, ये है तो फॉरवर्ड ही ना, समझ गए? मैम फॉरवर्ड मैंने वाइज, -5 का कंसीडर कर लिया। ना ना ना, अभी समझ आया? चलो, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियर इज, कर लिया होगा फॉर्मूला लगा के रेडियस का, यस मैम। 9th पे आ यस जाओ। मैम। हाँ इस पेपर में तुम 40 नंबर लाए हो, है भाई? अच्छा इसमें तुम्हारा एक तो सेकंड क्वेश्चन बन गया होगा, थर्ड तो तुम्हारा हुआ ही नहीं था, सॉरी। सेकंड किया, फोर्थ किया, सिक्स्थ किया, सेवंथ किया, एट्थ किया, तो अभी तक तुम्हारे 5 नंबर, 5 × 4 = 20, मतलब अभी 20 नंबर का ही काम हुआ है ना, ठीक है समझ गई। इफ द lattice constant of the semiconductor is decreased, then which of the following is correct, बताओ। बैंड विथ, मैम वो स्टेट क्या होता है? which of the following is correct, आ जाओ देखते हैं एक बार। EC EG EV, कंडक्शन, बैंड गैप, हाई एंड वैलेंस बैंड। EC and EV increase but decrease, okay. Lattice constant of the semiconductor is decrease. Lattice constant, ये कैसी टर्म है, lattice constant? उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, lattice constant को। बैंड गैप तो डिक्रीज हो सकता है, EG वाला गैप।
ये बैंड विड्थ की बात कर रहे हैं, बैंड विड्थ तो नहीं हो सकती है चेंज। हम्म, नाइन्थ का आंसर क्या दे रखा है? नाइन्थ का ऑप्शन सी, ईजी की इंक्रीज। हाँ, ईजी इंक्रीज हो सकती है, ईसी एंड ई डिक्रीज हो जाएंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, रुक जाओ, इसको भी देखते हैं, स्टार मार्क कर लो। आ गया, थ्योरी का क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। न्यूक्लियर रिएक्शन कर ली होगी ये तो। मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। Yes. 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन बन गया था, ये तो कराया ही है तुम्हें। अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इफ प्रोटोन वर टू कोलाइड, भाई ये तो क्लास जैसा क्वेश्चन है, ये तो क्लास का ही क्वेश्चन है आई थिंक। मैंने तुम्हें प्रोटोन की जगह शायद हीलियम दे दिया था। collide with nitrogen at rest, initiate with the minimum value of kinetic energy of proton for which our reaction can take place। कराया है ना? क्या था इसका वैल्यू? 1 प्लस मास ऑफ प्रोटोन अपॉन मास ऑफ ये क्या है नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय क्यू वैल्यू। कराया था ना? ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा मिनिमम। कर लिया था। देखो, तुम्हारा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटा है, तुम्हें सब कराया गया है। बोलो, कर दिया था ना? ये कर लोगे इस क्वेश्चन को अब आगे? यही होगी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। हो गई क्या क्लास में? हाँ, यही फॉर्मूला लगाया है क्या Yes, ma'am. कि नहीं? यस मैम। सिखा दिया था ना? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले क्यू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले क्यू वैल्यू निकालोगे, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब क्यू वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव उससे भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्यू वैल्यू के लिए मॉड आ जाता है। ठीक है, क्यू वैल्यू निकालो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। आगे बढ़ो, कर लेना, कैलकुलेशन बेस्ड है। देखो, 1 प्लस प्रोटोन का मास दे रखा है 1.007825, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है 15.00 मल्टीप्लाई बाय क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू कितनी आएगी भाई? क्यू वैल्यू निकाल लेना डेल्टा एम सी स्क्वायर करके, है ना? डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 निकाल लोगे? ठीक है, ये क्यू वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पे पुट रहेगा। ओके, आ जाओ। A nucleus ruptures into two nuclear parts, which have their velocity 2:1। न्यूक्लियर दो भागों में बढ़ जाता है जिसमें वेलोसिटी 2:1 होती है, बट विल बी द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज का रेशियो कैसे निकालेंगे? मास निकाल लेंगे। मास का रेशियो निकाल लोगे? सबसे पहले हम मास का रेशियो निकाल लेंगे। मास का रेशियो इसके उल्टा हो जाएगा, मास का रेशियो 1:2 में आ जाएगा। करेक्ट, m1/m2 का रेशियो 1:2 में आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है? मास और रेडियस में रिलेशनशिप चाहिए होगा, है ना? मास और रेडियस में रिलेशनशिप चाहिए होगा। क्या मेरे पास मास और रिलेशन है? रिलेशन ए किसके बराबर होता है? रेडियस किसके बराबर होती है भाई? a की पावर 1/3 के। a इज नॉट, a इज मास नंबर। चलो फिर r1/r2 इक्वल्स टू, भाई मास नंबर कितना है? 1/2। 1/2 का 1/3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आसान था, ये भी कर लिया होगा। यस क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग। अभी हमें इसका सेमीकंडक्टर्स का 2024 का पूरा पेपर सॉल्व करना है। सेमीकंडक्टर्स के लिए 2024 का पेपर मोर देन इनफ है, बस 2024 का सॉल्व कर लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। वो मैं तुम्हें क्लास में बैठ के करा दूंगी। द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गेट्स इज इक्विवेलेंट टू, बताओ
क्या बन गया ये भाई? ये और मिल गया, जौर, जौर मिल रहा है। बी। यस मैम। करके देख लो। देखो यहाँ से मुझे और से a प्लस बी मिलेगा, और यहाँ से एंड से क्या आ रहा है, a और b, है ना। तो ये a डॉट b आ रहा है, a प्लस बी, तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें a प्लस बी डॉट मैम वहाँ पे नैंड है। बाहर नहीं लगेगा, यहाँ पे नैंड है। मैं नैंड, अच्छा ये सर्कल तो दिखाई नहीं, तो a डॉट b के टोटल पे बार लगेगा, ठीक है, टोटल पे बार। यहाँ पे नैंड नहीं है, तो ये एंड है पर मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, a डॉट b के पूरे पे बार लग जाएगा। तो ये a प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखो a डॉट b बार को क्या लिख सकते हैं, बार प्लस बी a बार। बार प्लस b बार, है ना। हाँ, तो यहाँ लिख दो a बार प्लस b बार, तो ये हो जाएगा a बार, मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर पूरी, a बार प्लस a b बार प्लस a बार b, हाँ प्लस 0 ही हो जाएगा, मतलब b बार, ये हट गए, तो मुझे मिला a b बार प्लस a बार b। क्या होगा भाई, ये जॉर होता है, यस मैम। और होगा कि नॉर होगा, याद, जॉर होगा ना, जॉर, नॉर ए बी प्लस ए बी बार होता है ना। यस मैम। दिस विल बी योर जॉर गेट, चेक करो एक बार आंसर, जॉर गेट। इन पर कभी भी 0 1 0 1 करके मत करना, अगर तुम्हें 0 1 0 1 से करवाना होता तो तुम्हें ये आइडेंटिटीज थोड़ी करवाती मैं, मेरी बात समझ रहे हो। बच्चे 0 1 से करते हैं, 0 रखेंगे 1 रखेंगे, उसमें तो पूरा पेपर चला जाएगा, बट तुम्हें पता नहीं चलेगा आउटपुट क्या आ रहा है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 0 1 रख के चेक किया है यहाँ पे इन क्वेश्चंस में, एक बार मुझे उन महानुभावों के नाम देखने दो, कितने हैं ऐसे। आदर्श, अब्दुल्ला, आर्यन, आदर्श। तुम्हें जो वो आइडेंटिटी सिखाई थी, ये वही बच्चे हैं। तुम्हें आइडेंटिटी सिखाई थी वो किसके लिए, वो क्यों थी, वो क्यों यूज करवाई थी, वो मुझे बस क्लास में मन कर रहा था पढ़ाने का, वो मैंने इसलिए करवा दी है। तीनों महानुभाव ए नाम के और है, तीनों ट्रिपल ए। ये वही है जिन्हें क्लास में टीचर शॉर्टकट सिखाता है, बट हम तो अटेम्प्ट मैम बड़े वाले मेथड से करके आएंगे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है पेपर में ज्यादा समय वेस्ट करना। आइडेंटिटी याद नहीं थी तो मैम स्किप से तो अच्छा ही था। मैम 0 से ही हो गया था सिर्फ। अरे तो मान लो अगर तुम उस टाइम पे 0 से ना करके किसी और वैल्यू से करते, तो हर बार लक अच्छा थोड़ी हो सकता है, बात समझ में आई। तो हमेशा ये जो ये सिखाई है ना, ये इनसे ही करना है कि ये जॉर गेट है तो ये और गेट है तो ये प्लस बी देगा, ये डॉट बी देगा। फाइनली तुम्हें ये डॉट तो लगाना आता ही है, ये चीजें सॉल्व करनी आती है ना, फाइनली क्या देगा। अगर ये फाइनली जब सॉल्व ना हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं होगा, कर लोगे, ठीक है, जब ना हो तब आती हैं वो चीजें कि 0 1 रख के ही देख लेते हैं। ये हाफ लाइफ क्यों दे दिया भाई इन्होंने, हाफ लाइफ नहीं करना, ये तुम्हारे सिलेबस का मैम पार्ट। डिलीटेड वाला। हाँ, ये क्या है, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मटेरियल EC shown below, the open circles and filled circles denote holes and electrons, the material is। बताओ, ये वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल में खुद बता सकते हो, बताओ ये कौन सा है। वैलेंस शेल में क्या है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स, ये होल्स हैं, और इन होल्स से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, तो कंडक्शन किससे हो रही है, पर ये, हाँ ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक सेकेंड, द ओपन होल्स and filled denotes, the open circles and filled circle denotes, open circles are holes and filled circles are electrons। उल्टा कर दिया, यानी ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स है ना, these are electrons है ना, और these are holes, करेक्ट, ये होल्स हैं।
तो यानी वैलेंस बैंड में होल्स ज्यादा हैं, तो ये कौन सा होगा? होल्स की वजह से कंडक्टिविटी हो रही है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा दिख रहे हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? पी टाइप। ठीक है, उल्टा पढ़ लिया। तो दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें जिसका नंबर ज्यादा होगा वो वाला सेमीकंडक्टर वही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एन टाइप, पी टाइप होगा तो होल्स ज्यादा होंगे। कर लिया होगा। अगर 0.1% कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 1 kg masses, कर लोगे? यस मैम। तो मतलब इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन ओनली 0.1% मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। द एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन ऑफ 1 kg, तो इस 1 kg का कितना परसेंट लोगे? सिर्फ डेल्टा एम 0.1%। कितना हो जाएगा 1000 ग्राम का 0.1? 10 ग्राम। 10 ग्राम नहीं, 10 आ रहा है ना, 0 पॉइंट है ना, तो ओके मैम। मैंने क्या किया? वेट, नो, 1000 मल्टीप्लाई 0.1 है ना, परसेंट हटा के लगाया है 100, तो 0 से 0 कट गया, 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम, हाँ, तो 1 ग्राम में कितनी एनर्जी निकलेगी? तो आप देखो यहाँ जूल्स में है, तो एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम, फिर सी स्क्वायर करना है ना, ग्राम में आया ना, और ये जूल्स में है, तो जूल्स के लिए मास को किस में रखोगे? केजी में। तो 1 ग्राम केजी कितना हो जाएगा? 10⁻³ ये हो जाएगा 9 × 10⁻16, तो 9 की पावर 13, ए ऑप्शन है ना, 9 की पावर ए। सही है, आगे बढ़ो। जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें हम देख लेंगे। 16 बताओ, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, सिलिकॉन डायोड है, किसमें है ये? देखो फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है? ये प्लस है यहाँ पे, और ये नहीं, मतलब फॉरवर्ड वाइज है ये तो। यस पर मैम। ये इसका ये ग्राफ ये ऐसा कैसे आ गया? मैं रुको, वो नी वोल्टेज दी है 0.7 शायद। वो तो ठीक है, बट स्टिल in a figure B shows a current showing a silicon diode, the current in the circuit is, तो सर्किट में देखो ये 0.7 तो ये खा जाएगी खुद भाई, तो इसके पास कितना आएगा? 10 में से ये माइनस करो 0.7, 9.3। हाँ, इसके पास 9.3, 1.2 किलो ओम ये है, निकाल लोगे? यस मैम। V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज जो रखोगे इफेक्टिव वो 9.3 मिलेगी तुम्हें, रेजिस्टेंस 1.2 किलो ओम हो जाएगा, यहाँ से आप करंट निकाल लेना। ठीक है बेटा, तो सिलिकॉन 0.7 यहाँ से निकाल लेना कि इतना तो वो डाइजेस्ट खुद खा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये समझ आया क्या किया है? 16वां क्वेश्चन देखो बेटा, जिसको ना आए ना शर्माना मत, ऐसी कोई बात नहीं शर्माने वाली। सिलिकॉन खुद से मैंने क्या सिखाया था कि देखो करंट एकदम से सडन राइज नहीं करेगा। 0.7 वोल्ट कहाँ एक्सपेंड होंगे? जो वो बैरियर था ना, वो बैरियर जो बना हुआ था, उस बैरियर को तो रिमूव भी तो करोगे पहले। ये बैरियर छोटा होगा ना जब एक्सटर्नल वोल्टेज लगाओगे, तो ये बैरियर कितना है? 0.7 वोल्ट का है, तो इसके अगेंस्ट में वोल्टेज लगानी पड़ती है, तब जाके करंट चलेगा। तो इसीलिए 0.7 वोल्ट इज कंज्यूम्ड बाय सिलिकॉन इटसेल्फ। क्लियर? 17th देखो अब, proton striking a stationary lithium target activate a reaction of lithium 7 plus proton. This at what value of this proton's kinetic energy can be resulting the neutron be stationary? What value of proton's kinetic energy? At what value of proton's kinetic energy? What value of protons की kinetic energy? Okay, can be resulting in neutron be stationary. न्यूट्रॉन स्टेशनरी मतलब न्यूट्रॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी ही नहीं होगी। हाँ, न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है। दैट मीन्स प्रोटॉन की एनर्जी दो जगह कंज्यूम हो रही होगी। एक तो क्यू वैल्यू और एक BE7 में, है ना, एक इसकी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? BE7 की काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन स्ट्राइकिंग ए स्टेशनरी लिथियम टारगेट
ये ओहो अच्छा, लिथियम तो हमारा स्टेशनरी है। देखो तो हम अगर लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इनिशियली इक्वल्स टू, किस में बटेगा फिर ये मोमेंटम के टर्म्स में बात करें तो मास ऑफ बेरियम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बेरियम। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्यू वैल्यू प्लस B7। पहले एक काम करो, क्यू वैल्यू निकाल लो। क्यू वैल्यू के बाद क्या करो, हम्म इसमें तो यही मेथड है करने का, तो एनर्जी कंजर्वेशन से ही करना पड़ेगा ये तो, मोमेंटम कंजर्व करके क्यू वैल्यू निकाल लो। तो यानी इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बस दो जगह बटेगी, है ना, एनर्जी ऑफ बी में प्लस क्यू वैल्यू में, है ना बेटा। देखो इन दो जगह एनर्जी बटेगी ना, ईपी इक्वल्स टू ईबी प्लस क्यू, बात समझ में आ गई। अब इस एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम के टर्म्स में लिख लो, क्योंकि मास और वेलोसिटीज के रेशो है मेरे पास। तो ये लिखूंगा, अगर मैं मोमेंटम पी स्क्वायर अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू ये मोमेंटम फाइनल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बीई प्लस क्यू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी आती है क्यू वैल्यू, तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, पी स्क्वायर अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन माइनस पी स्क्वायर फाइनली 2 इंटू मास ऑफ बेरियम इक्वल्स टू क्यू वैल्यू, ये मेरी क्यू वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या 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 कह रहा है वो, प्रोटॉन्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब मुझे प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखो इसको तो मैं इसके मोमेंटम में चेंज करना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं, वैसे तो पी इनिशियल पी फाइनल के ही बराबर होना चाहिए मोमेंटम के टर्म्स में। तो पी इसको पी बी वाले को मैं पी इनिशियल लिख दूं, तो पी इनिशियल स्क्वायर 2 मास ऑफ प्रोटॉन माइनस, मोमेंटम तो सेम ही रहेगा ना, जो बैरियम का मोमेंटम है भाई वो इनिशियल वाले के ही तो बराबर रहेगा, 2 इंटू मास ऑफ बैरियम लिखूंगी क्यू वैल्यू, तो यहाँ से मैं पी इनिशियल यानी मोमेंटम प्रोटॉन का कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा 1 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन माइनस 1 ऑफ मास ऑफ बैरियम है, ये वैल्यू बचेगी इक्वल्स टू 1.64, करेक्ट, ये वाली वैल्यू। प्रोटॉन का मास भी है, एमबी का मास है, तो इनिशियली हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। इनिशियली मोमेंटम आ जाए तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना, बोलो। देखो कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो तुम्हें नहीं पता, कन्वर्जेंस का ही खेल है। तुम्हें पता है कि जो प्रोटॉन एनर्जी लेके आ रहा है वो प्रोटॉन की एनर्जी कहाँ कहाँ बटेगी, तुम्हें सिखाई थी ना मैंने, प्रोटॉन की एनर्जी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, या तो क्यू वैल्यू, और ये कब होता है, ये कौन सी रिएक्शन होगी, तुम्हें पता चल रहा है ये प्लस क्यू रिएक्शन है कि माइनस क्यू, ये कौन सी रिएक्शन है, प्लस क्यू। प्लस क्यू कैसे हो जाएगी ये,
ये माइनस क्यू रिएक्शन है ना, जिसमें प्रोटॉन और हीलियम का टारगेट से हिट कराते थे, वो रिएक्शंस नेगेटिव क्यू वैल्यूज वाली होती थी। याद अपने नोट्स देखना, दीज आर द नेगेटिव क्यू वैल्यूज वाली रिएक्शंस। हाँ बोलो। यहाँ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो एब्जॉर्प्शन इस प्रोटॉन की एनर्जी की वजह से ही आया है, क्योंकि प्रोटॉन के पास एनर्जी है, दैट्स व्हाई एब्जॉर्प्शन होगा। बेरियम का मास ज्यादा पड़ेगा आरएचएस का, आरएचएस। पर हम हाँ हैवियर न्यूक्लियाई में जा रहे हैं मैम, इससे लिथियम से बेरिलियम में हैवियर न्यूक्लियाई में जा रहे हैं, तो मैम वहाँ पे तो प्लस क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, ये माइनस क्यू वैल्यू ही है। क्यों है माइनस क्यू वैल्यू? देखो हैवी न्यूक्लियाई क्या है, लिथियम और बेरियम के मास में ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, लिथियम और बेरियम के मास में ज्यादा मास डिफरेंस थोड़ी है। पता कैसे चलेगा? देखो लिथियम 7 प्लस प्रोटोन, ये प्रोटोन एनर्जी लेके आ रहा है ना, अगर ये प्रोटोन एनर्जी लेके आएगा तो दैट मीन्स ये जो रिएक्शन होगी इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, उसी वही रिएक्शन कौन सी बन जाती है, माइनस क्यू वाली, तो ये माइनस क्यू वैल्यू वाली होगी, ये तो तुम देख के भी बता सकते हो। तो माइनस क्यू वैल्यू रिएक्शन है, तो इसका मतलब जो प्रोटोन की पास एनर्जी होगी, एक तो क्यू वैल्यू में, एक तो क्यू वैल्यू में होगी विच इज योर माइनस क्यू, और दूसरी ई भी, यहाँ माइनस क्यू भी लगा लेना बेशक, बैलेंस करने के लिए यहाँ माइनस क्यू लगेगा, ठीक है। तो दिस रिएक्शन, अब इसके बाद बस क्या करना है तुम्हें, मोमेंटम, अब तुम्हें पता है कि इनिशियल का मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल के बराबर, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो मोमेंटम है नहीं, तो इस वाली इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। तो मैंने जब इनको मोमेंटम के टर्म्स में लिखा तो देखो यहाँ से इसीलिए मोमेंटम बाहर कॉमन आ गया, बाकी बस मासेस रह गए। यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, ये क्यू वैल्यू निकाल सकते हो, क्यू वैल्यू की मदद से क्या निकाल सकते हो, दिस मास प्रॉब्लम निकाल लोगे, ठीक है। बोलो, कर लोगे ना? समझ आया क्या क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन की दो इक्वेशन लगी हैं, ईपी और ईवी का मोमेंटम बराबर होगा, तो ये पी वाली जो टर्म है ना, ये कॉमन लेके बाहर करी है बस, और कुछ नहीं करा। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m होता है कि नहीं होता, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2me, पी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2me होता है ना ये, तो बस वही है। यहाँ पर एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में लिखा है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट। मोमेंटम बाहर आ गया तो मोमेंटम निकाल लेंगे कि प्रोटॉन का मोमेंटम कितना है, प्रोटॉन का एक बार मोमेंटम आ गया तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग है बस। 18th बताओ, the binding energy per nucleon is this the energy required to remove a neutron from this, निकाल लोगे। पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है O16 और O17 के लिए, मैम बस माइनस करना था। क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लेंगे, हाँ माइनस करना था। यस मैम। As per the given circuit the value of current through the battery will be, बैटरी का करंट निकालना है भाई, देख लो सीधा और माइनस उल्टा सीधा करके कौन से डायोड हटेंगे, कौन सा पूरी ब्रांच उड़ेगी। अगर ये नेगेटिव है बेटा और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से ये भी नेगेटिव टर्मिनल ही होगा, करेक्ट। तो ये D1 और D2 क्या हो जाएंगे, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो D1 तो रहेगा, है ना, D1 रहेगा, और D3, D3 देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, D3 भी किस में है, ये भी फॉरवर्ड में है, D2 गलत लग रहा है ना, D2 गलत है ना, D2 करंट नहीं जाने देगा सर्किट से, तो सर्किट कैसा बन जाएगा, 6 ओम का ये, 2 ओम, बेटा ये 10 और 6 किस में हो जाएंगे,
D3 को अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये ऐसा ही हो जाएगा। यही सर्किट बनेगा ना। अच्छा एक सेकेंड, ये वाला तो नेगेटिव है ना, तो यहाँ से तो करंट होके यहाँ तो जाएगा ही, ये वाला करंट तो यहाँ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये 10 ओम का यहाँ लग गया, 10 का यहाँ लग जाएगा और 6 का यहाँ लग जाएगा। ठीक है, यही सर्किट डायग्राम बनेगा ना। इसको अब रीड्रॉ कर लो। ये 6 और 10 ऊपर 16, ये 6 और 10 नीचे यहाँ 16 है, और ये 2 ओम की बैटरी। सॉरी 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये बन जाएगा सर्किट। बोलो ठीक है, अब कर लोगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। ये वाला हटा देना। मैम स्टार्टिंग से एक बार मुझे कराओ। क्या कह रहे हो? मैम स्टार्टिंग से फिर से करवाना है। देखो, जो ब्रांच मैंने क्रॉस लगाई है ना वो ब्रांच उड़ा दो बस, क्योंकि ये वाली ब्रांच रिवर्स हो गई ना। ये वाला देखो, ये वाला आपका जो ये वाला जो डायोड है ना, दिस वन इज इन रिवर्स बायस्ड। D2 है, D3 है, कौन सा नंबर तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो भी है। ये वाला जो है ये डायोड हटा दो। देखो ध्यान से, ये डायोड रिमूव हो जाए, डायोड मतलब ये ब्रांच ही रिमूव हो जाएगी, बस ये ब्रांच रिमूव कर दो और बाकी एज इट इज ये सर्किट रख दो। वही किया है मैंने। ठीक है मैम। ये ब्रांच हटा दी तो यही सर्किट तो बनेगा। मैम हाँ D1 से अगर D2 में जाएगा तो वो फॉरवर्ड नहीं होगी? अब्दुल्ला, मैंने कब बोला है कि तुम्हें डायोड से डायोड करंट ट्रांसफर करना है? वो ब्रांच ही हट गई, डायोड की वजह से करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहां से करंट आने के बाद यहाँ बैक फ्लो होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। करंट डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे, 6 ओम से सीधा 10 ओम में जाएगा करंट, ऐसे आगे। ये ब्रांच हटानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। सर्किट इसमें बन गया, बाकी फिर इस सर्किट को इसमें बना लो। ठीक है, ये 3 सर्किट बना दिए, ऐसे बनेगा। समझ आ गया? ये वाला तुम करके आए हो कि छोड़ के आए हो? कर दिया हाँ, दिया मैम। अगर सेम कॉन्सेप्ट से थोड़ा कर कॉम्प्लेक्स दिया। क्वेश्चन आ जाएगा तो हम छोड़ आएंगे। हैं, छोड़ के नहीं आना है। 20th बताओ। Output power reactor, it takes 30 days to use 2 kg of fuel if each fission gives, कर लोगे ये भी? 30 दिन में 2 kg का फ्यूल यूज हो रहा है, 30 दिन में 2 kg यूज कर रहा है। इफ ईच फिजन गिव्स 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ठीक है, तो यानी एक न्यूक्लियाई से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एक न्यूक्लियाई से, वो 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो तुम्हें 2 kg में कितने न्यूक्लियाई होंगे? न्यूक्लियाई नहीं गिन सकते, नंबर ऑफ एटम्स गिन सकते हैं। तो 2 kg में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो तुम्हें निकालना सिखा रखा है, वो फाइंड करो। उसके बाद पावर बता देना कि कितनी पावर होगी। पावर का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी निकालोगे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। कितने दिन में पूछ रहा है वो? 30 दिन में। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 30 कर देना। बोलो, एनर्जी तो निकाल लोगे ना 2 किलो से? भाई 2 किलो एटम का नंबर निकालो, नंबर ऑफ एटम्स इन 2 kg। फिर एनर्जी के लिए क्या करना? कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ एटम्स इन 2 kg फ्यूल मल्टीप्लाई बाय 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो, यही तो एनर्जी होगी। कैलकुलेशन बेस्ड ही तो है। ये क्वेश्चन करके आए हो कि छोड़ के आए हो? मैम छोड़ दिया था। क्यों? क्यों? अब तो नहीं छोड़ोगे? अब तो पता चल गई कि हम सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, मेरे को एक एटम की एनर्जी पता है, मैं उससे उतने एटम्स की एनर्जी निकाल लूंगा। पावर होता है टोटल एनर्जी कितने समय में चाहिए, इसने 30 समय में बोला है तो 30 समय से डिवाइड कर देंगे। 30 डेज है, देखो डेज को उसमें कर लेना कन्वर्ट आवर सेकेंड्स में। 30 दिन 60 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, पावर्स को पर सेकेंड में निकालते हैं।
इस सेकंड में कर लेना, इसको कर लेंगे। आगे बढ़ू? हम्म, कि नहीं आया था ऐसे आंसर, बताओ। नहीं आया था क्या बेटा? अच्छा, 2 kg में मुझे फटाफट से नंबर ऑफ एटम्स बताना कितने होंगे 2 kg में। करना इस क्वेश्चन को, हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स इन 2 kg कैसे निकालोगे? 235 ग्राम इक्वल्स टू 1 एवोगैड्रो नंबर, है ना? करेक्ट। 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/235 Na। 2000 ग्राम्स Na/235 मल्टीप्लाई 2000 आ जाएंगे। ये है नंबर ऑफ एटम्स। बोलो, Na/235 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये कितना बनेगा? 6 × 10⁻29 मल्टीप्लाई बाय 2000/235। बेटा ये कितना आ रहा है? कैलकुलेटर से कर लेते हैं, मैं फटाफट मैं कर देती हूँ। 29, 30, 31, 32। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है प्लीज इसको सॉल्व करके बताओ। 6/235 235। कितना आ रहा है? this 32 32 1 2 3 25। 32 में से 3 घटाएंगे तो 32 - 3 29। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए। 25 × 2 29। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 185 से। तो 29 को मल्टीप्लाई करो 185 से, तो ये बेटा मेरा आया है लगभग 5365 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी आई है। बस उसने एनर्जी नहीं पूछी, उसने क्या पूछी? उसने पावर पूछी है। क्या करेंगे अब पावर के लिए? इस नंबर को डिवाइड कर देना। किससे? किससे करोगे डिवाइड? 5 डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 30 days 24, 30 days तो ऑलरेडी है, 24 hours 60 minutes 60 seconds। मेरे हिसाब से तो ये फिर को बहुत कम वैल्यू हो जाएगी। 10 की पावर कितना है हमारे पास? 29। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। की जगह 12 है। की जगह इजन डाल दिया। 6 की जगह 12। क्या 6 की जगह 12? ठीक है, 536 ये 309। बेटा ये तो मेरा 92। कुछ तो गड़बड़ कर दी हमारा पहले ही। 5365। देख लेना एक बार क्या कुछ।
21 बताओ, टाइम भी हो गया। 21 बाइंडिंग एनर्जी कर लिया होगा ये क्वेश्चन का इसका तो। 22 हो गया था क्या? यस यस मैम। यस मैम। An ideal diode as shown in the figure. If Vi change from 1 volt to 8 volt, then find the change in current in milliamperes. अगर Vi को 8 वोल्ट कर देंगे तो कितना, पहले इनिशियली बताओ। इनिशियली ये 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट मतलब फॉरवर्ड वाइज है कि रिवर्स? रिवर्स वाइज है। तो पहली बात तो करंट होगा ही नहीं इनिशियली तो, बट जब इसको 8 बना देंगे तो अब ये फॉरवर्ड हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 160 से 4/160 कर देना, करंट आ जाएगा। ठीक है। 23वां क्या कह रहा है? द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is 6 mega electron volt if absorb a neutron moving with kinetic energy this and convert into Y emitting a photon of energy this. If the binding energy per nucleon Y is it is found to be this, find the value of X. कैसे करोगे? इक्वेशन ही बनानी है ना। अगर X A था तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी पर न्यूक्लियन की? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनिशियली मेरे पास कितनी एनर्जी है टोटल? 6A है ना। इनिशियली 6A एनर्जी है। इट एब्सॉर्ब ए न्यूट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने एक न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है। और किस में बदल गया वो? वाई में बदल गया। कितनी एनर्जी को रिलीज किया? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई बताओ जरा। वाई की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? इनिशियली 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। It absorb a neutron moving with 2 mega electron volt energy and emit a photon. तो इसका मतलब इसने एक क्या बनाया होगा? Y जनरेट किया होगा एंड एक फोटोन रिलीज किया होगा जिसकी एनर्जी दी हुई है इसने 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बता देंगे। ये मेरे पास 6A बन जाएगा ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6A जैसे कन्वर्ट हुआ तो इसने ऐड ही तो किया होगा वाई में। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई क्या होगा? एक्स में से वाई माइनस करेंगे तो एक्स की तो 6A है। क्या करोगे? 6A वाई की कितनी बनेगी? वाई के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करना पड़ेगा। रिएक्टेंट 6A है, इसके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके पास 2, माइनस कर देना, वाई की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद 24th 25 जीनर वाला है। ये तो अभी तुम नहीं समझ पाओगे जीनर वाला। ठीक है। ये जीनर वाला जब जीनर वाला टॉपिक करेंगे तब करना है इस वाले क्वेश्चन को। 24th हो गया था। 24 हेलो 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 24 आवाज तो आ रही है। हाँ मैं कह रही हूँ 24 हो गया था ना। सिंपल सीरीज पावर करना है इसमें तो, करंट निकालना है। हाँ ठीक है। एक काम करते हैं, जो बाकी के ये 2-3 क्वेश्चन रह गए ना ये इजी हैं। एक बार इनको अगले क्लास में जब हम बैठेंगे, जब चैप्टर रिवाइज करेंगे सेमीकंडक्टर्स, तो उसमें इनको ले लेंगे। ठीक है। फिलहाल अभी मुझे समय नहीं दिख रहा है इनको सॉल्व करने का। एक बाकी हमारा रह गया था लेटिस कांस्टेंट, है ना। तो लेटिस कांस्टेंट एक बार देख के फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये। ठीक है। लेटिस कांस्टेंट
इस वाले बता देना, एक बार मुझे याद दिला देना। ठीक है बेटा, चलो देन बाय एवरीवन। बट पेपर इज स्टिल डुएबल। ठीक है।